हेलो दोस्तों, आज फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, आज बड़ा क्लास का लेकर आ चुके हैं भूगोल से जो 10 क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड का में पेपर से लिए हुए हैं। या 10 क्वेश्चन है। तो चलिए, इस वीडियो की स्किप मत करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। वाक शक्ति मतलब क्या होता है? बोलने की शक्ति। अगर हम में बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता है? अगर हम में बोलने की शक्ति नहीं होती तो पूरी पृथ्वी लुंज पुंज की अवस्था में, कैसी अवस्था में? तो लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में बैठी रहती। वाक शक्ति के द्वारा ही हम किसी से बात करते हैं, विभिन्न काम करते हैं। संपूर्ण सृष्टि गूंगी हो जाएगी, विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा अगर वाक शक्ति हमें नहीं होगा तो। क्वेश्चन कैसे लिखना है ये समझ गए। अब आपको समझा देते एक बार फिर से आंसर इसका कि अगर हमें ना बोलने की शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा। अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होगी तो पूरी पृथ्वी लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में बैठी रहेगी। आखिर क्यों बैठी रहेगी? इसलिए कि कोई किसी से बात नहीं करेगा। अब ये पूरा दिन हमारा कैसे टाइम बीतता है? हम किसी से बात करते हैं, किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, कोई हमें काम करने के लिए कहता है। इसी तरह हमारा पूरा दिन बीत जाता है। लेकिन अगर कोई काम ही नहीं किसी को कहने के लिए कहेगा, क्योंकि किसी में वाक शक्ति तो होगी नहीं, कोई काम नहीं करेगा, कोई किसी से कुछ कहेगा नहीं, किसी से बातचीत नहीं करेगा, तो पूरा दिन तो इसी अवस्था में लुंज पुंज की अवस्था में पूरे कोने में बैठा ही रहेगा घर में। ठीक है, ये पहला पॉइंट समझिए। उसका दूसरा पॉइंट समझिए कि वाक शक्ति के द्वारा ही हम किसी से बातचीत करते हुए तरह का काम करते हैं। वही बात है, अगर हमें बातचीत रहे यानी बोलने की शक्ति रहेगी नहीं तो हम किसी से बातचीत कैसे करेंगे? विभिन्न तरह का जो हम काम करते हैं पूरा दिन वो कैसे करेंगे? सब संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। पूरा सृष्टि मतलब पूरा दुनिया जो है गूंगी प्रतीत होगी अगर किसी में वाक शक्ति यानी बोलने की क्षमता नहीं होता तो। समझ गए ना? पूरी सृष्टि गूंगी हो जाती अगर वाक शक्ति नहीं होता तो। पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, बना दीजिएगा अगर आएगा एग्जाम में तो। समझ गए ना? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव बताना। केंद्रीय भाव क्या है? उसने कहा था कहानी पहले लिखी तो किसने? तो उसने कहा था कहानी लिखी है चंदर शर्मा गुलेरी ने। एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में। उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो ये कहानी लिखी गई थी 1915 में। कब लिखी गई थी? उसने कहा था कहानी तो ये लिखी गई थी 1915 में। ये समझ गए? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बता दिया। अब क्या है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव बताना है। तो ये जो कहानी है चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था है, यह एक दिव्य प्रेम कहानी। कैसी प्रेम कहानी? तो दिव्य क्या? तो दिव्य प्रेम कहानी है। कौन सी कहानी? तो उस चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था एक दिव्य प्रेम कहानी। एक पॉइंट समझ गए, पहला पॉइंट दिव्य प्रेम कहानी। ठीक है, उसका अगला पॉइंट देखते हैं कि ऐसी कहानी देखने को नहीं मिलती। अब प्रेम की कहानी शरीर स्तर पर ही संचारित होती है। यह गुलेर जी की कहानी है, इसमें दिव्यता उदारता है, भावों की निष्ठता ए विद्वान है। यह कहानी सात्विक शुद्ध प्रेम कहानी है। ये तो थोड़ा मोड़ा आपको समझ में आ गया, लेकिन अच्छे से अब समझ में आ जाएगा। समझिए आप लोग, क्वेश्चन ये कर रहा है उसने कहा था जो कहानी है इसका केंद्रीय भाव क्या है। तो ये जो इसका केंद्रीय भाव ये है कि एक दिव्य प्रेम कहानी। क्या है? तो उसने कहा था एक दिव्य प्रेम कहानी। पहला पॉइंट समझिए। उसका दूसरा पॉइंट देखिए कि ऐसी कहानी अब तो देखने को कहीं भी नहीं मिलती। ये जी अब तो सिर्फ प्रेम, ये अब की जो प्रेम कहानी वो सिर्फ शरीर स्तर पर ही संचारित होती है अब की प्रेम कहानी। ठीक है, ये चंद्र शर्मा गुलेरी का कहना है। उसके बाद यह गुलेर जी की कहानी है, इसमें दिव्यता उदारता भावों को निष्ठता उद्मान है। मतलब क्या? ये जो भाव दिव्यता उदारता मतलब क्या? निश्चलता। लहना सिंह में निश्चलता। लहना सिंह वो क्या था? अपनी जान दे देता है किसके लिए? सिर्फ सूबेदारनी की बात पर। ये उसे प्रेम था, लेकिन उसकी शादी नहीं, उससे सिर्फ प्रेम ही था उसका। सिर्फ उसके प्रेम के कारण, उसका निश्चल प्रेम के कारण उसने कहा था, सूबेदारनी ने उससे कहा था कि उसकी पति की और उसके बेटे की युद्ध में उस रक्षा करना। इसके लिए क्या करता है लहना सिंह? अपनी जान देकर भी उसके पति यानी कि सूबेदार और उसका बेटा का नाम था बोधा सिंह, इसकी रक्षा करता है। मतलब निश्चल प्रेम के कहानी निश्चल प्रेम के कारण है। ठीक है, इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था, निश्चल प्रेम कहानी था। निश्चल था वो कौन? तो लहना सिंह, जिसके कारण वो क्या करता है? सूबेदार और उसके बेटे की युद्ध में रक्षा करता है अपनी जान गंवाकर। इसीलिए लेखक कहते हैं कि यह कहानी सात्विक शुद्ध प्रेम कहानी। कैसी है? तो सात्विक शुद्ध प्रेम कहानी। दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ गए? नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार इसको पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है इसके बाद अपने आप आपको समझ में आ ही जाएगी। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार क्या है? तो देखिए इस पर मैंने एक एस्से वाला वीडियो भी बनाया है, जो कि एस्से इस बार 5 ही टॉपिक मैंने दिए हैं। उस 5 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं ना तो उसी 5 टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, एस्से वाला वीडियो अपलोड हो चुका है। उसमें मैंने एक बताया भी लिख करके कि आखिर एस्से लिखना कैसे, ऐसे कैसे लिखेंगे कि 8 में 8 नंबर कैसे रहेंगे ना कि 8 में 8 मार्क्स आपको मिल ही जाए एग्जाम में। इसलिए वैसे ही करके मैंने बताया कि आखिर ऐसे लिखना कैसे है, और 4-5 टॉपिक भी बताएं। अगर वो टॉपिक आप कर लेते हैं ना तो एग्जाम में उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे
आएंगे, फिक्स ही है, उसी टॉपिक से आएंगे, इसलिए आप चाहे तो चैनल पर जाके वो इससे वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते, वही क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार क्या है। तो भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां, इन नीतियों के कारण भूख और महंगाई बढ़ती है। देखिए भ्रष्टाचार जो है इसकी जड़ क्या है, तो सरकार की गलत नीति, सरकार के गलत नीति के कारण ही क्या होता है, तो भूख और महंगाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है, सरकार के गलत नीति के कारण भूख और महंगाई बढ़ती है भारत में, ठीक है। उसके बाद जनता का कोई काम बगैर रिश्वत के नहीं होता, सरकारी दफ्तरों में, बैंक में, शिक्षण संस्थानों में, हर जगह रिश्वत के बिना काम नहीं होता। समझे आप लोग, एक बार और समझ लीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बस इतना मामूली सा क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार क्या है, बस इतना बताना है। तो भ्रष्टाचार जो है ना, ये भ्रष्टाचार की सबसे पहले तो जड़ समझिए कि भ्रष्टाचार का जड़ है क्या। तो भ्रष्टाचार का मेन जड़ है सरकार की गलत नीतियां। सरकार गलत नीतियां जो भी लाते हैं उससे क्या होता है, भूखमरी और महंगाई बढ़ जाती है। उसके बाद जनता का कोई भी काम जो होता है ना बगैर रिश्वत के नहीं होता। जनता मतलब कौन, तो हम लोग जो है ये जनता है। सरकार तो समझ गए ना सरकार कौन है, उसके बाद लेकिन जनता कौन है, तो जनता हम लोग है। हम लोग का कोई काम बगैर रिश्वत के नहीं होता। अगर हम गाँव में भी हम किसी अधिकारी को कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो पहले रिश्वत देना पड़ता है, फिर हमारा काम होता है। उसके बाद भी होता है नहीं होता है पता नहीं, लेकिन पहले तो रिश्वत देना पड़ता है। यही सब क्या, तो ये भ्रष्टाचार है। उसके बाद सरकारी दफ्तर, कोई भी सरकारी दफ्तर हो गया, बैंक हो गया, शिक्षण संस्थान हो गया, यानी कि स्कूल कॉलेज हो गया, वहां पर बिना रिश्वत के किसी का एडमिशन नहीं होता। बैंक में जाते तो कोई काम नहीं होता है, सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं होता, किसके बिना, तो रिश्वत के बिना। हर एक जगह पर रिश्वत लेता ही है, उसके बाद हमारा काम होता है, वो भी होता नहीं है। लेकिन अगर होता भी है तो रिश्वत के बिना नहीं होता। यही सब क्या है, तो यह सब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्या है, समझ गया अच्छे से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग एवं निवृत्ति मार्ग है क्या। पहले तो ये समझिए कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का किस धर्म से संबंध है, तो बौद्ध धर्म से संबंध है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का किस धर्म से संबंध है, तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का बौद्ध धर्म से संबंध है। ये पहला लाइन समझ गए अच्छे से, चलिए ठीक है। प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है कि भोग विलास आनंद आदि की पराधीनता होती है, जबकि निवृत्ति मार्ग में क्या होता है, तपस्या ब्रह्मचर्य आदि की पराधीनता होती है। समझे कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग जो ये बौद्ध धर्म से संबंध है, ये तो पहला पॉइंट समझ ही गए। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रवृत्ति मार्ग में क्या क्या होता है। प्रवृत्ति मार्ग में भोग विलास और आनंद की आदि की, आदि मतलब और सबकी अपराधीनता होती है। किस किस की, तो भोग विलास और आनंद की। निवृत्ति मार्ग में क्या होता है, तब साधना तपस्या और ब्रह्मचर्य की, पूजा पाठ, इस सब निवृत्ति मार्ग में आ जाता है। भोग विलास आनंद सुख ये सब क्या आ जाता है, ये सब प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं। समझे, चलिए समझ गए होंगे। अगला कि निवृत्ति जी को ही जीवन के विकास का बाधक माना गया। किसके, तो निवृत्ति मार्ग को ही ना जीवन के विकास का बाधक माना गया। किसको, तो निवृत्ति मार्ग को जीवन के विकास का बाधक माना गया। लेकिन जबकि निवृत्ति मार्ग में ही नारी की देह और सुंदरता को बड़ा स्थान दिया है। किस मार्ग में, नारी की देह और सुंदरता को बड़ा स्थान दिया गया है, तो निवृत्ति मार्ग में। ठीक है, समझ गए आप लोग। लेकिन एक बार और समझ लीजिए तो कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग है क्या। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का बौद्ध धर्म से संबंध है। पहला पॉइंट अच्छे से आप लोगों को पता चल गया होगा, बौद्ध धर्म से संबंध है किसका, तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का। ठीक है, अब प्रवृत्ति मार्ग में होता क्या है, तो प्रवृत्ति मार्ग में विलास आनंद और सुख या और भोग विलास आनंद सुख यही सब जो होता है ना, इसकी पराधीनता होती है, यानी प्राधानता होती है। किसकी, तो भोग विलास आनंद की। निवृत्ति मार्ग में क्या होती है, तो साधना तपस्या ब्रह्मचर्य, यानी इसमें पूजा सबका होता है, पूजा पाठ ये सब होता है। किसमें, तो निवृत्ति मार्ग में। समझ गए ना। और निवृत्ति मार्ग को जीवन का सबसे बड़ा बाधक माना गया, जबकि निवृत्ति मार्ग में नारी के देह और सुंदरता को बड़ा स्थान दिया गया। समझे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछेगा ही। और इसका एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, आप चाहे तो वो वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था, इसका फर्स्ट वीडियो जो था उसमें मैंने बताया था क्या, कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन है जो कि अर्धनारीश्वर है, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे और इस दो में से एक फिक्स है कि आएगा ये, आप देख लीजिए एग्जाम में, इस दो में से एक रहेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कवित्री से किसको कहा गया कवित्री, तो सुभद्रा कुमारी चौहान को। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों मानती है। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए मानती है क्योंकि कवित्री का जो पुत्र है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र मतलब बेटा, वो दुर्घटना में, क्या, तो किसी दुर्घटना में, या फिर श्योर नहीं है दुर्घटना, या फिर मैं नहीं श्योर, किताब में से लिखा हुआ है दुर्घटना में, या फिर किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। कवित्री चाह कर भी अपने पुत्र को बचा नहीं पाते, इसलिए स्वयं को असहाय और विवश मानती है। समझे, एक बार और समझ लीजिए। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों मानते हैं, तो कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए मानते हैं क्योंकि कवित्री का जो पुत्र है वह अब किसी बीमारी के कारण या फिर दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, और कवित्री स्वयं को, कवित्री से यहाँ तात्पर्य है सुभद्रा कुमारी चौहान से, सुभद्रा कुमारी चौहान उसको चाह कर भी बचा नहीं पाते, इसीलिए स्वयं को असहाय और विवश मानते हैं। समझ गए होंगे आप लोग।
ठीक है, एक बार देख भी लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। कवित्री स्वयं को अशारुगस इसलिए मां समझती है क्योंकि उसके पुत्र को खिलौना भी कहते हैं, जिसे वह दुनिया के सभी कष्टों से बचा कर रखती थी, उसकी मृत्यु हो गई है। माँ के समान उसका पुत्र, माँ के सामने उसका पुत्र छीन गया, वह कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए कवित्री स्वयं को अशारुगस मानती। बात वही है, जैसे घुमा फिरा के आपको लिखना है लिख दीजिए, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि कहना क्या चाहता है, किसके द्वारा? तो राख से लिपा हुआ चौका, चौका मतलब क्या होता है? गांव में जो चूल्ही रहता है उसी को क्या कहते हैं? चौका कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा आखिर कवि कहना क्या चाहता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, अब आंसर देखते हैं कि राख से लिपा हुआ चौका से माध्यम राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि प्रातः काल का नव पवित्र और निर्मल है। पहला ये सब जो होता है, ये सब तो क्वेश्चन से है कि राख से लिपा चौका के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो राख के लिपा चौका से के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि प्रातः काल काल मतलब क्या है? तो सुबह का, सुबह समझ गए, उसका नभ, नभ मतलब आकाश। सुबह का जो आकाश रहता है वो पवित्र और निर्मल रहता है। सुबह का आकाश कैसा रहता है? तो पवित्र और निर्मल रहता है। इसीलिए कवि ने राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि बताया किसके क्या? तो प्रातः काल के बाद राख के लिपा हुआ चौका जो रहता है ना वो कितना पवित्र निर्मल रहता है। उस पर कोई पैर रख देता है तो पैर के निशान हो जाते हैं। इसी तरह कवि ने तात्पर्य दिया, मतलब बताया, इसके समान ही प्रातः काल का जो नभ होता है ना वो पवित्र और निर्मल होता है। क्यों बताया? किससे? तो राख के लिपा हुआ चौका से क्यों मिलाया? आप समझ गए ना कि क्यों मिलाया? क्योंकि इसको इस पर अगर राख से लिपा हुआ चौका रहेगा, चूल्ही रहेगा, उस वहां पर अगर हम पैर रख देंगे तो कितना पवित्र और निर्मल रहता है, पैर के पूरा छाप उखड़ जाएगा। इसीलिए बताते हैं प्रातः काल का नभ पवित्र और निर्मल है, यानी प्रातः काल मतलब नभ मतलब आकाश। समझ गए आप क्वेश्चन? दूसरा पॉइंट समझिए कि जिस प्रकार चौका लिपने के बाद कुछ समय तक किसी को चलने नहीं दिया जाता ताकि उस पर निशान न आए, उसी प्रकार भोर का नभ में भी प्रातः काल की ओस के कारण गीलापन है, वह बिल्कुल पवित्र और निर्मल है। एक बार वर्ष और समझ लीजिए, उसके बाद आपको याद ही हो जाएगा। क्वेश्चन था कि प्रातः काल राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा, किसके? तो राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि प्रातः काल का नभ पवित्र और निर्मल है। प्रातः काल मतलब सुबह, नभ मतलब आकाश। प्रातः काल का जो आकाश है पवित्र और निर्मल है। कौन सा पॉइंट इसका याद रखेंगे? पवित्र और निर्मल, पवित्र और निर्मल। ठीक है, उसके बाद जिस प्रकार ना चौका, यानी चौका मतलब चूल्ही को निपने के बाद कुछ समय तक वहां पर चलने नहीं दिया जाता, क्योंकि उस पर पैर के निशान आ जाएंगे, उसी प्रकार भोर के नभ में भी प्रातः काल की ओस के कारण गीलापन है। देखिए सुबह की ओस गिरता है, उसके कारण आकाश जो है ना वो गीला है। कैसा है? तो आकाश गीला है। अगर वहां पर कोई भी चल दे, वहां तो चलेगा तो नहीं, लेकिन अगर उसी तरह जैसे चूल्ही जो निपा जाता है वो कितना निर्मल रहता है, उसी प्रकार वो भी निर्मल है, उस पर भी छाप उखड़ जाएगा, कोई कुछ भी उस पर चलेगा या कुछ करेगा। यही कवि बताना चाहता है, बिल्कुल पवित्र और निर्मल है प्रातः काल का आकाश। समझ गया आप क्यों तात्पर्य, क्यों बताया, उसके समान बताया, चूल्ही के समान, चूल्ही से निपा हुआ यानी कि चूल्हा से निपा हुआ के समान क्यों बताया? समझ गए? समझे? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि ने सितारों को भयानक क्यों कहा है? सितारे का इशारा किस ओर से है? कवि ने सितारे को भयानक इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी चमक तथा दहक से जनता का शोषण करने वाली को हानि पहुंचाता है। क्वेश्चन क्या था कि कवि ने, किसने? तो कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? सितारे का इशारा किस ओर से है? कवि ने सितारे को इसलिए भयानक कहा क्योंकि वह अपनी चमक से, कौन अपनी चमक से? तो सितारे अपनी चमक से तथा दहक से, दहक मतलब क्या होता है? ज्वाला होता है, अग्नि होता है। ठीक है, दहक मतलब ज्वाला, अपनी चमक तथा दहक से जनता की शोषण करने वाले को हानि पहुंचाते हैं। किसको? तो जनता का जो शोषण करता है उसको हानि पहुंचाते हैं। कौन? तो सितारे। ठीक है ना, इसीलिए सितारे को भयानक कहा। इन सितारों में एकता, ज्वाला और ताकत का प्रतीक है। इन सितारों में क्या है? तो एकता है, ज्वाला है और ताकत है। समझ गए क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि नदियों के वेदना का क्या कारण है? पहले तो नदियों की वेदना क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले आप इसका आंसर समझिए कि नदी क्या होती है। तो ये हमारी माँ होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में नदी को क्या माना जाता है? तो भारतीय संस्कृति में नदी को माँ माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अभी के लोग क्या है? तो अभी के लोग, अधिकतर लोग कष्ट में ही है, और जब हम लोगों को कष्ट में देखती है अगर हमारी माँ तो दुखी हो जाती है। इसी प्रकार हम लोगों को कष्ट में देखती है नदी तो वो भी क्या हो जाती है? तो उसको वेदना, वेदना मतलब क्या? उसको भी दुख होता है, नदी को भी दुख होता है। ये समझ गए? अब इसका आंसर कैसे लिखना है ये समझिए। नदियों की वेदना का कारण है उनके आसपास बसने वाले लोगों की पीड़ा और शोक संताप। वही बात है कि उसके आसपास के जो लोग पीड़ा में और शोक संताप में रहते हैं। उसके बाद हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार नदी को माँ कहा गया। जब लोग कष्ट में होंगे तो माँ किसको कहा गया? नदी को। नदी भी दुखित हो जाएगी, अतः कवि को ऐसा लगता है कि नदी भी वेदनाग्रस्त है। ठीक है, समझ गए कि अगर हम लोग दुखी होंगे तो नदी हमारी माँ है इसलिए वो भी दुखी होगी, वही बताना था। समझ गया? अगर समझ गए होंगे तो आप अपने आप एग्जाम में लिख ही देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरचरना कौन है और उसकी क्या पहचान है? तो हरचरना किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है। क्या नहीं है? तो हरचरना जो एक ऐसा आपको लग रहा है हरचरना, अच्छा हरचरना तो किसी का नाम होगा, तो हरचरना किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है। ठीक है, आखिर है क्या? तो हरचरना जो है वो पीड़ित
वह गरीब, पीड़ित, शोषित, मध्यम वर्गीय जनता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हरना। हरना जो किसी विशेष आदमी का नाम नहीं, हरचना जो प्रतीक है। अब प्रतीक है किसका? तो वो गरीब का है, मतलब गरीब लोग होते हैं, पीड़ित लोग होते हैं, दुखी लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, जनता का प्रतीक है। हरचना कौन है? तो जनता का प्रतीक है। प्रतीक है कैसे जनता का? तो इस तरह का गरीब, पीड़ित, शोषित, मध्यम वर्गीय जनता का प्रतीक है। कौन प्रतीक है? तो हरचना। उसके बाद जिसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि शासक वर्ग की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है। एक बार और समझिए, ये हरचना कौन है? तो हरचना कोई आदमी का नाम नहीं है, हरचना प्रतीक है। वो किसका प्रतीक है? प्रतीक है तो गरीब, पीड़ित, शोषित और मध्यम वर्गीय जनता का प्रतीक है, जिसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि शासक वर्ग की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है। मतलब शासक वर्ग जो कहते हैं वही काम करता है, मतलब प्रतीक है हम लोगों को। हम लोग को जो कोई शासक वर्ग जो काम करता है वो करते हैं। किसका प्रतीक है? तो गरीब, पीड़ित, शोषित, मध्यम वर्गीय जनता का प्रतीक है। समझ गए ना? और वो अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता बल्कि शासक वर्ग की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है। अब उसकी ऐसे लिखेंगे नहीं तो चलेगा, लेकिन अगर लिख दीजिएगा ये वाला पॉइंट भी तो अच्छा रहेगा। तो अब पहचान उसकी कैसी होगी? हरचना कौन है? तो उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े होंगे, गरीब होगा, उसके शरीर पर ऐसे ही कपड़ा होगा, वह पीड़ित तथा शोषित होगा। क्या होगा? पीड़ित तथा शोषित होगा। वह शासक वर्ग की इच्छा के अनुसार काम करेगा। 3 पॉइंट समझ गए? क्वेश्चन क्या था ये भी समझ गए, हरचना कौन है समझ ही गए होंगे। नहीं समझेंगे तो एक बार आप खुद से पढ़िएगा, अपने आप समझ जाइएगा। ठीक, और समझ जाएगा ना तो अपने आप से एग्जाम में बना के भी लिख दीजिएगा। सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए, और लिखना तो आपको आता ही होगा, क्लास 12th में चलेगा। तो आप समझ गए तो आप लिख ही दीजिएगा। ठीक है, और वैसे बनाना कितना है? 10 में से बस 5 ही तो क्वेश्चन बनाने हैं, और 2-3 क्वेश्चन, 2 और 3 क्वेश्चन तो इस वीडियो को दे 10 क्वेश्चन है, इसी में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। उसके बाद 2 तो 5 आपको बनाना है, और 2-3 क्वेश्चन रहेंगे जो मैंने फर्स्ट वीडियो बताया था वो देख लीजिए। आपका 5 नंबर वाला 10 नंबर का काम खत्म। 5 को क्वेश्चन बनाता है तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे, टोटल हो गए 6 क्वेश्चन। अब बनाना तो आपको 5 गो है, तो बस काम खत्म हो जाएगा। इसलिए आप दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, और आपके पास अभी टाइम भी नहीं है कि आप उतना पढ़ेंगे और याद करेंगे। आपके पास और भी सब्जेक्ट होंगे याद करने के लिए। ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है? कौन? तो बिटिया। बिटिया जो है ना, ये कहाँ कहाँ पर लोहा पहचान पाती है? तो बिटिया अपने आसपास उपस्थित लोहे को पहचानती है। उसके आसपास चिमटा, करछुल, अंगीठी, सटसी, कब्जे, दरवाजे की साकाल, दरवाजे में लगी कीले आदि, जिसमें वो लोहे को पहचानती है। बिटिया जो थी ना वो कहाँ कहाँ पर लोहा पहचान पाती है, यही बस बताना है। बिटिया कहाँ कहाँ पर लोहा पहचान पाती है? चिमटा में, करछुल में, अंगीठी में, सटसी में, दरवाजे की कब्जे में, सकाल में, उसके बाद दरवाजे में लगी कील में, दरवाजा में जो कील कांटी लगा होता है उसमें। और इसमें एक लिखा नहीं हुआ, साइकिल को भी पहचानते हैं कि वो भी लोहे का है। ठीक है, थोड़ा देर रुकते हैं उसके बाद पहचानते हैं कि साइकिल भी लोहे का है। यहीं पर लोहा पहचान पाते हैं। समझ गए क्वेश्चन का क्या कह रहा था कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचानती है? समझ गए आप लोग? नहीं समझोगे तो एक बार पढ़ लीजिए, अपने आप अच्छे से आप समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।